हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बिहार मैत्री में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु नदी जल समझौता क्या है मामला। और आए दिन भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादों की स्थिति में जब भी चर्चाएं हुई है तो उनमें यह शामिल होते आया है सिंधु नदी जल समझौता, और इसे इंग्लिश में इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है। तो चलिए हम समझते हैं दरअसल ये मामला है क्या। तो यह मामला नदियों के जल के बंटवारों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में किया गया एक संधि है, या आप इसे समझौता भी कह सकते हैं। और इस समझौते में विश्व बैंक मध्यस्थता की भूमिका में था, यानी कि मीडिएटर के रूप में शामिल था। और यह समझौता दो देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में किया गया, और मध्यस्थ के रूप में यानी कि मीडिएटर के रूप में विश्व बैंक शामिल था। और यह समझौता पाकिस्तान के कराची में 19 सितंबर 1960 को किया गया था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्यूब खान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और यह समझौता 1 अप्रैल 1960 को लागू किया गया। तो यहाँ पर दो तिथियाँ हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। पहला है 19 सितंबर 1960 को यह समझौता किया गया, और इसे लागू करने का जो कार्य है वो 1 अप्रैल 1960 को यह समझौता लागू किया गया। और इस समझौते की शर्तों के अनुसार तीन पश्चिमी नदियाँ जिनमें सिंधु, झेलम और चेनाब का नियंत्रण पाकिस्तान को सौंपा गया, और तीन पूर्वी नदियाँ जिनमें रावी, सतलज और ब्यास का नियंत्रण भारत को सौंपा गया। और यह जो संधि है ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के डर का परिणाम था, क्योंकि वर्ष 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो उस समय बहुत से मुद्दों को लेकर विवाद हुआ, और उन विवादों में नदियों का जल का बंटवारा किस प्रकार किया जाए शामिल था। तब वैश्विक शक्तियों की मदद से यह समझौता कराया गया, तो वैश्विक शक्ति के रूप में विश्व बैंक। तो यह समझौता कराया गया जिसे हम सिंधु नदी जल समझौता के नाम से जानते हैं। और यह समझौता पाकिस्तान के डर का परिणाम था, जैसे कि डर इस बात का था कि सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास इन सभी नदियों का जो आधार है वो भारत के क्षेत्र से है। तो भारत के क्षेत्र में होने के कारण पाकिस्तान को डर इस बात का था कि अगर भविष्य में भारत से युद्ध की स्थिति बनती है तो भारत इन नदियों के प्रवाह क्षेत्र को बाधित करके वो पाकिस्तान में सूखे और अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तब ये वैश्विक शक्तियों की मदद से यह समझौता कराया गया। अगर आप भौगोलिक रूप से सिंधु नदी तंत्र को देखें तो इसमें आपको सिंधु के अलावा और भी बहुत सारी नदियां हैं, जैसे कि झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास। सिंधु नदी का जो इलाका है करीब 11.25 लाख किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, और इनमें आपको सिंधु के अलावा इनमें सिंधु की सहायक नदियां भी शामिल हैं। तो सिंधु की सहायक नदियां और एक सिंधु नदी मिलाकर 6 नदियां होती हैं। और इन्हीं 6 नदियों में से 3 पश्चिमी नदियां जिनमें सिंधु, झेलम और चेनाब का नियंत्रण पाकिस्तान को सौंपा गया, और 3 पूर्वी नदियां जिनमें रावी, सतलज और ब्यास का नियंत्रण भारत को सौंपा गया। अब सवाल यह है कि दोनों देशों के बीच में नदियों के जल को लेकर विवाद क्या है। तो दरअसल विवाद यह है कि 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब के कुल पानी का 80% इस्तेमाल पाकिस्तान करता है और 20% इस्तेमाल भारत करता है। और वहीं पूर्वी नदियों में रावी, सतलज और ब्यास के कुल पानी का 20% इस्तेमाल पाकिस्तान करता है और 80% इस्तेमाल भारत करता है। लेकिन भारत को पश्चिमी नदियों पर कुछ विशेष छूट, कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त है, जो कि संधि के शर्तों के अनुसार है। और भारत अपने अधिकारों के तहत भारत की कुछ परियोजनाएं हैं जिसको लेकर पाकिस्तान आपत्ति और टिप्पणी करता रहा है।
और भारत को जो छूट या विशेष अधिकार प्राप्त है वो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के तहत भारत अपनी कोई भी परियोजना लगा सकता है। और भारत की इन्हीं परियोजनाओं को लेकर पाकिस्तान आपत्ति और टिप्पणी करता रहा है और पाकिस्तान का कहना है कि भारत अपनी परियोजनाओं के माध्यम से वो नदियों के प्रवाह को वो धीमा करना चाहता है, उसके बहाव क्षेत्र को धीमा करना चाहता है और भारत पाकिस्तान में सूखे और अकाल जैसी स्थिति वो उत्पन्न करना चाहता है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि भारत को जो छूट मिला है वो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के तहत है। तो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि इसमें नदियों के बहाव क्षेत्र को बाधित नहीं किया जाता है, यानी कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट में नदियों के बहाव क्षेत्र को बिना बाधित किए जो भी परियोजनाएं लगाई जाती है उसे ही रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट कहा जाता है। और भारत की दो परियोजनाएं हैं, पहला है किशनगंगा जल विद्युत परियोजना और दूसरा है रातले जल विद्युत परियोजना। इन दोनों परियोजनाओं के माध्यम से भारत 850 और 350 बिजली उत्पादन करने की क्षमता रखता है, यानी कि भारत की इन दोनों परियोजनाओं के माध्यम से बिजली उत्पादन करने की जो क्षमता है वो 330 मेगावाट और एक है 850 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता ये परियोजनाएं रखती हैं। और भारत की इन्हीं परियोजनाओं को लेकर पाकिस्तान आपत्ति और टिप्पणी करता रहा है। तो अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि दोनों देशों के बीच में अगर नदियों के जल के बंटवारों को लेकर अगर विवाद की स्थिति बनती है, यानी कि बहाव को लेकर अगर किसी भी बात को लेकर अगर विवाद की स्थिति बनती है तो इसके समाधान के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी, यानी कि वो कौन कौन से वो तंत्र होंगे जिसके माध्यम से इस समस्याओं के समाधान ढूंढे जाएंगे। तो इसके लिए 3 प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई है। पहला है अस्थाई सिंधु जल आयोग, इंडस वाटर कमीशन। इसके तहत दोनों देशों के द्वारा एक एक आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है और ये वर्ष में बारी बारी से भारत और पाकिस्तान में बैठकें आयोजित करते हैं और इन्हीं बैठकों में नदियों से संबंधित सूचनाओं और आंकड़ों के आदान प्रदान किए जाते हैं और समस्याओं का समाधान ढूंढे जाते हैं या निकाले जाते हैं। अगर विवाद की स्थिति का समाधान यहाँ पर भी ना हो सका तब तटस्थ विशेषज्ञ यानी कि न्यूट्रल एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं और ये न तो भारत की तरफ से होते हैं और न ही पाकिस्तान की तरफ से होते हैं और ये सूचनाओं और आंकड़ों के आधार पर समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं और विवादों का निपटान करते हैं। अगर यहाँ पर भी अगर बात न बन सका तब अस्थाई मध्यस्थ न्यायालय यानी कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का सहयोग लिया जाता है। तो 3 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जिसके तहत दोनों देशों के बीच में अगर नदियों के जल को लेकर अगर विवाद की स्थिति बनती है तो उसके समाधान करने की व्यवस्थाएं जो होंगी वो 3 प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी। तो यहाँ पर हमने नदियों के जल का बंटवारा किस प्रकार किया गया है हमने इसे भी समझा है और ये समझौता 2 देशों के बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच में किया गया एक संधि है या एक समझौता है जिसमें विश्व बैंक मध्यस्थता की भूमिका में था। और यहाँ पर ध्यान देने वाला बात यह है कि इस समझौते को सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय संधियों में से एक के रूप में देखा जाता है क्योंकि इस संधि का जो अस्तित्व है वो आपसी विवाद और युद्ध सहित निरंतर चलने वाले तनाव के बीच में भी बना हुआ है और आगे क्या होगा कहना मुश्किल है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो के संबंध में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।